अब जो थ्योरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी वही है जो हम पहले एक तरीके से किसमें पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, तो थोड़ा सा कुछ उसी के सिमिलर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके के कोई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देन उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो चीजें बताएगी वो हमें क्या है, एक तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दूसरा उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। जो चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाती है वो ये है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है किसी भी कंपाउंड की, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो किस तरीके से हैं, या फिर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी वेरी कर जाती हैं। तो टेम्परेचर के साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी वेरी करती है, तो क्यों वेरी कर रही है उसका कोई भी रीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं दिया था। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेके उतना कुछ ज्यादा नहीं समझाया था। ये सारी चीजें हमें किसने समझा दी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि थोड़ा वीबीटी थोड़ा दब गई, क्रिस्टल फील्ड थोड़ी ज्यादा आगे आ गई, तो हम उन सब चीजों को देखेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें क्या देखना है कि मान लो जैसे कि हमें कंपाउंड लिखते हैं COCN का होल 6 3 नेगेटिव, हमने कोई एक जनरल कंपाउंड लिख दिया COCN का होल 6 3 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पहला काम जो करना रहेगा हर एक केस में वो ये करना रहेगा कि हम जो सेंट्रल मेटल आयन है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो निकल के आएगी +3। क्लियर है ये चीज? कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के कितनी निकल के आएगी, +3। तो पहले जो हमें काम ये करना है कि वो क्या करना है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर हम कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखें तो हम देख सकते हैं स्कैंडियम, प्लैटिनम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कितना हो गया? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बचे कितने बचे, 24। चलो उससे पहले हम कोबाल्ट का ही लिख लेते हैं। तो कन्फिग्रेशन देखो वैसे अब नहीं लिखेंगे तो ये हम सीधे सीधे लिखेंगे आर्गन 18। आर्गन 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे, तो 27 यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो गया हमारा 3d7। तो इस तरीके से आर्गन 18 4s2 3d7 हमारा कन्फिग्रेशन किसका हो जाएगा, कोबाल्ट का। हमें क्या करना है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कन्फिग्रेशन किस तरीके से आएगा, आर्गन 18। देखो अगर 3 पॉजिटिव है तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किए हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी, 4s है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 4s है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में से निकलेंगे, 4s में से, और फिर एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, 3d में से। तो जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4s 0 3d 6, यही कन्फिग्रेशन होगा। अब हमें करना क्या है कि जो d है उसे हम इस तरीके से बनाएंगे, d की ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो जाएगा 3d6। 3d6 में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हमारा क्या हो गया 6, 3d6। समझ में आ गया? देन फिर हम यहाँ पे जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें किसकी पड़ेगी, 4s की जरूरत पड़ेगी। फिर जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो हमें जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे 4p की, और 4p के बाद कभी कभी हमें ऐसा होगा कि हमें जरूरत किसकी भी पड़ेगी, 4d की। अब ये सब कुछ क्या है तो अभी उन सब चीजों पे आ रहे हैं, सेकंड। क्लियर है चीज? तो हमें जिन ऑर्बिटल से जरूरत पड़ेगी वो ऑर्बिटल्स हमारे क्या होंगे, 3d 4s 4p और 4d। तो अगर हम एक जनरल रूल लिखें तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा ns कन्फिग्रेशन, ये क्या हो जाएगा np कन्फिग्रेशन, ये क्या हो जाएगा nd, और ये हमारा क्या हो जाएगा n-1 इनटू। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स हमारे रहेंगे। देखो मेनली हमें क्या पढ़ना है, 3d सीरीज के एलिमेंट्स आने वाले हैं, 4d सीरीज के एलिमेंट्स आने वाले हैं और 5d सीरीज के एलिमेंट्स आने वाले हैं। यही एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं, यहाँ पे प्लेटिनम पैलाडियम वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स आएंगे जिनमें 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स होंगे। मोस्टली हम कौन से पढ़ने हैं, 3d सीरीज के। तो जब हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखेंगे। अब हम आते हैं इस कंपाउंड पे दोबारा से वापस, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने क्या बोला था कि हम एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। किससे हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोटेक्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। क्लियर है ये चीज? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि अगर ये कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है।
पेयरिंग के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया और ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। क्लियर है ये चीज। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो सेंट्रल मेटल आयन हम लेंगे, जो सेंट्रल मेटल आयन हम लेंगे, जैसे हमने सेंट्रल मेटल आयन के लिए था यहाँ पे कोबाल्ट लिया था, उस सेंट्रल मेटल आयन में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी। उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स जो होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, 3D के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, एक वैकेंट ऑर्बिटल s है, यहाँ पे 3 वैकेंट ऑर्बिटल किसकी है, 4p की है। तो टोटल Cn हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो एक Cn आगे क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करेगा, दूसरा Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ Cn हमारे पास कितने थे, 6। Cn क्या था हमारा, Cn नेगेटिव था, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करेगा तो इस तरीके से हमारे कंपाउंड से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ऑर्बिटल्स हमारी यूटिलाइज हुई हैं, तो देखो जरा D की 2 ऑर्बिटल यूटिलाइज हुई हैं, तो ये हो जाएगा D2, एक S यूटिलाइज हुई है S, 3p यूटिलाइज हुई है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन जो यहाँ पे बन रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या बन रहा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो यहाँ पे शेप जो प्रेडिक्ट किया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो शेप प्रेडिक्ट किया जाता है वो हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ये चीज। तो देखो सारी चीजें क्या करनी है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बस ये आएगा कि या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कर दे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो Cn जो है हमारा, देखो VBT ने ये बात नहीं बोली कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड वीक है। VBT ने बस इतना बोला कि अगर ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड के इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है, VBT ने इस पे लेकर कोई भी बात नहीं की थी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो लिगेंड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्या है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से करते हैं। तो म्यू होता है हमारा √n+2। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं वो होता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू s = √n+2। n = हमारा यहाँ पे होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो गए, पेयर हो गए। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर हो गए तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो टोटल स्पिन कितना हो गया, 0। और जब टोटल स्पिन 0 हो गया तो ये हमारा जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्लियर है ये चीज। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं तो कंपाउंड हमारा कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब हुआ क्या था वो समझो जरा, जब हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तब ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। लेकिन उसके पहले जो कोबाल्ट हमारा था CO3 पॉजिटिव, उसके केस में क्या था, D7 कॉन्फ़िगरेशन था और वो कुछ इस तरीके से बन रहा था हमारा, ऐसे ही बन रहा था 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया हमारा 7। यहाँ पे अगर हम निकालें μs तो μs के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √n+2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 3 × 5, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 √15। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ 3.87 कुछ समथिंग निकल आएगा। तो μ = 3.87। क्लियर है ये चीज। अब हुआ क्या है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट देखो तो कितना था, 3.87 और यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड हमारा बना है ये कंपाउंड हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो स्पिन थी इसकी वो डिक्रीज कर गई। यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी हो रही है, 0 हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पिन देख रहे हैं, मॉडल्स होता था 2s+1, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल स्पिन देखो यहाँ पे 0, इसकी +1/2, इसकी -1/2 0, इसकी +1/2, इसकी -1/2 0।
और इनकी सबकी अगर हम +1/2 मान के चले तो 2 × 1/2 + 1 अगर हम करेंगे तो सॉरी 3/2 अगर हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो टोटल स्पिन यहाँ पे कितनी थी 4 और यहाँ पे टोटल स्पिन कितनी रहेगी 0। तो कंपाउंड की जो स्पिन है वो हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो सारी चीजों को मैं एक तरीके से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोबारा से किस तरीके से हम समझेंगे यहाँ पे, देखो Cn होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। Cn क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब हम CFT पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा हमारा वीक लिगेंड। अभी मैं बोल रहा हूँ मान लो Cn हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे ही होगा तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ये बात दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। तो जैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो जो स्पिन है वो स्पिन हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। स्पिन हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो जब स्पिन हमारी डिक्रीज कर जाएगी तो पहला तो यही हो जाएगा कि जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को मतलब मैंने यहाँ पे बोला जो टोटल स्पिन है वो यहाँ पे कितनी निकल कर रही है, 4। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला, वो कितना निकल रहा था 3.87। कब निकला था, जब D7 कॉन्फ़िगरेशन था CO3+। इसने कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया है, तब कितना निकल रहा था 3.87। लेकिन जब इसने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया तब मैग्नेटिक मोमेंट इससे कितना निकला, 0 निकला। क्लियर ये चीज। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो हमारा क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आनी बात। तो इस तरीके से हमारा ये क्या बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन क्या आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या बोला कि n-1 d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई। पेयरिंग क्यों हुई, क्योंकि Cn हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो जब Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो हुआ क्या कि फिर जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे उन्हीं में लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आके डोनेट करेगा। तो उसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट किए, देन यहाँ डोनेट किए। क्लियर है ये चीज। देखो n-1d और ns के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। और एनर्जी गैप कम होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में इसके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इसके। ns और nd के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो मैं ऐसे समझ सकते हो कि अगर ns और nd के बीच में एनर्जी गैप इतना है तो n-1d और ns के बीच में एनर्जी गैप इतना ही होगा। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे जब एनर्जी गैप कम है तो इसलिए इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज होती है और इसके ऑर्बिटल हमारी हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज नहीं हुई। तो जब इसकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज हुई तो हाइब्रिडाइजेशन जो बनी वो क्या बनी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रही है। क्लियर है ये चीज। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनी। दूसरा हमारे ये क्या था, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर नहीं था। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर नहीं था तो हमारा क्या था, डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2sp3। स्ट्रक्चर जो इसका हमारा बनेगा या फिर जो हमारी इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हमें पता है किस तरीके से बनता है, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा चौथा लिगेंड, एक पांचवा यहाँ पे, छठवां लिगेंड यहाँ पे। क्लियर है ये चीज। 4 लिगेंड्स हमारे प्लेन में होंगे स्क्वायर के फॉर्म में। एक लिगेंड ऊपर होगा प्लेन के ऊपर और दूसरा लिगेंड प्लेन के नीचे होगा। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो जो क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यही हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो वो हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो कंपाउंड है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ओवरऑल स्पिन क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट जो एक पॉइंट छूट गया वो ये था, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे जिनमें इनर n-1d ऑर्बिटल यूटिलाइज होती है, जिनमें इनर n-1d ऑर्बिटल यूटिलाइज होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब हाइब्रिडाइजेशन हमारी 4d ऑर्बिटल यूटिलाइज होगी तब वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो एक क्वेश्चन यहां से एक और आएगा, वो क्या आएगा कि ये हमारा क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो हमारा क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है ये चीज। सारी चीजें बस यहीं से लिगेंड से जुड़ी है। लिगेंड देखो समझ जाओ, वीक लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड है। क्लियर है ये चीज। तो अगर वीक लिगेंड होगा तो हम केस देखेंगे कि वीक लिगेंड के केस में क्या होगा। एक वीक लिगेंड लिया है, वीक लिगेंड हमारा क्या है, क्लोरीन। देखो इस बात का क्वेश्चन कुछ भी दिमाग में भी मत लाना है कौन सा स्ट्रांग लिगेंड कौन सा वीक लिगेंड। उन सब चीजों पर हम बात कब करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। मैं एक एक करके रीजन बताऊंगा कौन सा हमारा वीक लिगेंड होता है, कौन सा हमारा स्ट्रांग लिगेंड होता है, क्यों होता है, सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी। अभी बस मान लो Cl6 हमारा क्या है, वीक लिगेंड है। तो अभी इस केस में क्या होने वाला है, देखो जरा फिर से भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कितना निकल जाएगा +3। सारी चीजें फिर से वही है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन हमारे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल से यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमने बनाई डी ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा था 4s, ये हमारा यहाँ पे आएगा 4p और यहाँ पे हमारा आएगा 4d। क्लियर है ये चीज, समझ पा रहे? अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि 3d6 4s 4p और ये हो गया 4d। देखो अगर वीक लिगेंड है, हमारा क्या है वीक लिगेंड है, क्लोरीन हमारा क्या है वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकता। तो जब वीक लिगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर सकता तो उसके केस में क्या हो जाएगा कि ये जो ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स अब इस तरीके से रहने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे टोटल क्लोरीन हमारे पास कितने हैं 6, तो अब कहाँ से स्टार्टिंग होगी कि एक क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, तीसरा क्लोरीन यहाँ पे, चौथा क्लोरीन यहाँ पे, पांचवा क्लोरीन यहाँ पर, छठवां क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या हो जाएगा, एक s यूटिलाइज हुई है, यहाँ पे 3p यूटिलाइज हुई है और 2d यूटिलाइज हुई है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे, फिर से सारी चीजें वही है, इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑर्बिटल्स बनाओ। क्लियर है ये चीज? इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगी नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग नहीं होगी तो फिर बाहर वाला 4d ऑर्बिटल हमारा यूटिलाइज हो रहा है, और जब बाहर वाला 4d ऑर्बिटल हमारा यूटिलाइज हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही बात? दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, पहले जो हमने कंपाउंड लिखा था वो हमने क्या लिखा था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्पिन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है ये हमारा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये हमारा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आउटर 4d ऑर्बिटल हमारे यहाँ पे यूटिलाइज हुई है। तीसरी चीज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट के केस में हम क्या करेंगे, √n+2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 2 3 कितना था, 4 था। क्लियर है ये चीज? तो जब यहाँ पे एक सेकंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे। तो ये हो जाएगा 4 4 + 2। आई थिंक जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने 3d6 जब हमने लिखा था तो वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 लिख लिया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे करेक्ट कर लेना उसे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 4। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा 4 है तो ये हो जाएगा 4 × 6, तो 4 6 जा 24, तो ये 4.8 ही कुछ समथिंग आएगा, आसपास ही आता है। ठीक है, देखो कुछ भी दिया, ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.8 कर दो तो हमारा आसपास ही कुछ ना कुछ आंसर निकल आता है। ठीक है, तो उतना हमें रूट नहीं निकालना है, बस ध्यान रखना। देखो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल कर है कितना निकल गया, 4.8 निकल गया है। दूसरी चीज क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे वो होते हैं जो मैग्नेट से थोड़ा बहुत हमारा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो मैग्नेट से रिपेल करेंगे हमारे क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे, और जो अट्रैक्ट कर जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री होगी वो भी हमारी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन से पूछी जा सकती हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से कि हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल लिया था, एक D6 कॉन्फ़िगरेशन लिया है, D6 कॉन्फ़िगरेशन की मैंने बात कर ली है। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे कॉन्फ़िगरेशन से बात करेंगे कि D1 होगा तब क्या होगा, D2 होगा तब क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके सारे कब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारी वहाँ पे पॉसिबल होगी। तो मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना था, 6। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मान के चल रहे हैं। कोई एक ऐसा कंपाउंड बनाया जब हमारा क्या था, D1, दूसरा कंपाउंड बनाया है D2, तीसरा कंपाउंड बनाया है D3। देखो D1 D2 D3 के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल हमारी यूटिलाइज हो रही है, एक ही ऑर्बिटल भरी होगी, बाकी ऑर्बिटल्स हमारी क्या होंगी, वैकेंट होंगी। तो जब बाकी ऑर्बिटल्स वैकेंट है तो पेयरिंग वेयरिंग की कोई टेंशन ही नहीं है।
तो यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये चीज, हाइब्रिडाइजेशन होने वाला वो क्या है हमारा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही बात? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी यहीं तक पहुंचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी हम यहीं तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो D2sp3 दूसरी चीज जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी इनर ऑर्बिटल ही यूटिलाइज होगी अगर D1 D2 3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे कि स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम अगर हम देखेंगे तो हमें इसी तरीके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं D4 पे। तो जब हम D4 पे पहुंचे तो D4 पे क्या होगा कि जो ऑर्बिटल है वो हमारी इस तरीके से रहेगी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा कि लिगेंड हमारा किस तरीके का है। अगर देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमारी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमारी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा उठ के कहाँ जाएगा, पीछे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उठ के हमारा यहाँ पे पीछे आ जाएगा तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। जब ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, और जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तीसरी चीज हमारी क्या होगी, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब अगर यहीं पे हमारा वीक लिगेंड हो, क्या हो हमारा वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग हमारी नहीं होगी। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो फिर ये ऑर्बिटल तो हमारा यूटिलाइज होने से ना, और जब ये रहेगा तो वीक लिगेंड के केस में क्या रहेगा, आउटर ऑर्बिटल हमारा यूटिलाइज करेगा। जब आउटर ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे यूटिलाइज कर जाएगा तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन। पेयरिंग हमारे यहाँ पे नहीं होगी, ज्योमेट्री अभी भी हमारी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारा कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात? अब हम देखते हैं D5 में भी सेम वही केस फिर से होने वाला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। और जब पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल, और हमारा क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग हमारी नहीं होगी, और जब पेयरिंग हमारी नहीं होगी उस टाइम पे क्या हो जाएगा, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारा क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात? तो D5 के केस में इस तरीके से रहेगा। D6 हमने देखा था अभी कोबाल्ट के केस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा किस तरीके से D7, D8 और D9 पे हमारा जाएगा। ठीक है, तो D7 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। D7 के केस में क्या होता है देखो जरा, यहीं से बस चीजें स्टार्ट हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। D7 जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी D7 के केस में क्या बताती है, देखो 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे D7 के, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमने लगा दिया, हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा यहाँ पे पेयरिंग कराएगा तो पेयरिंग के केस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो मान लिया हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी भी यहीं पे है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या होने वाली है, D2sp3। तो उसने उस टाइम पे क्या बोला कि होता क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी होने वाली है। जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी होने वाली है तो अब क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल ही बाहर चला जाएगा। बिल्कुल बाहर किस तरीके से जाएगा, ये जाएगा n+1 s ऑर्बिटल में। किसमें जाएगा, n+1 s। तो अगर ये था हमारा 3d, ये क्या था 4s, ये क्या था 4p, और ये क्या था 4d, तो ये हमारा था n+1 s। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 5s में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 5s में, कोई रीजन नहीं है। तो बीपीटी क्या कहती है कि अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन तो भैया यही होगा। क्या कहती है बीपीटी कि अगर D7 है तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, n+n में s चला है। क्यों चला जाएगा कुछ नहीं पता है, बस जाएगा। बस यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, भाई ये हो गया है। तो उन्होंने क्या बोला, इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो D2sp3 इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। बाकी सारी चीजें भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीजें बनेंगी। तो अगर बीबीटी से D7 का क्वेश्चन आता तो बस ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, 5s में चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बात आती है D8, D9 और D10।
तो जब हम D8 बनाएंगे तो D8 हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ हमारा D8 बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से तो पेयरिंग करा भी लो तो कुछ नहीं होने वाला, तो D8 D9 D10, देखो इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग करा लोगे तो एक ही ऑर्बिटल खाली हुआ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन से बाहर फेंक दो, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं फेंक सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, D8 D9 D10 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हो, चाहे हम क्या लगा दें यहाँ पे वीक लिगेंड लगा दें, भैया जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है वो हमारी क्या होने वाली है, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा और यहाँ पे कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही सारी चीजें कहती है, बस ध्यान रखना। D7 के केस में ध्यान रखना, D6 तक तो हमने देख ही लिया था। D8 D9 D10 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो sp और 4s 4p और 4d ऑर्बिटल हमारी यूटिलाइज होने वाली हैं। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो जब भी मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन D8 बने, D9 बने या फिर क्या बने, D10 बने, तो कोबाल्ट के साथ में आगे हम देखते जाएंगे, आयरन, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनके केस में हमें ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। अगर Zn2 पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा, D10 मिलेगा,